दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द करने को लेकर चल रहा आंदोलन अब तूफान बनते जा रहा है। बात इस पर करेंगे, बात इस पर भी करेंगे कि आखिर आज जो फैसला होना था सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर वो क्यों टल गया। बात इस पर भी करेंगे कि कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी बैठक लेकर आज दिल्ली में क्यों बैठी है, सचिन पायलट क्यों नहीं पहुंचे भीलवाड़ा में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। बात इस पर भी करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि आज बड़ी खबर बनने जा रही है और गिरिजा व्यास पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। मगर शुरुआत कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल से। हनुमान बेनीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके जयपुर शहर से दूर सांगानेर सदर थाने में रखा गया है, जहां पर थाने के अंदर ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर प्रतीकात्मक भले ही लगी, मगर ये राजस्थान के बेरोजगारों और युवाओं के जन की आवाज है कि आरपीएससी को भंग करो और सब इंस्पेक्टर परीक्षा में न्याय दो। ये गिरफ्तारी जब की जा रही है हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद की, तब का दृश्य है। आज भी नेताजी में नौजवानों जैसा जोश है। देखिए, इस उम्र में ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी के चुनाव में हो कोई आंदोलन कर रहे हो, मगर युवाओं के दिल में बहुत तेजी से घर किए हैं हनुमान बेनीवाल, क्योंकि राजस्थान के बेरोजगारों और युवाओं को नेताओं ने अकेला छोड़ दिया है। और ये जब उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तब का दृश्य है। और ये दृश्य मैं दिखा रहा हूं कि आज जो जनसैलाब, जो लोग कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल की भीड़ तो आ नहीं रही है, आज जो जनसैलाब आया शहीद स्मारक पर, वो इस मिथक को तोड़ दिया कि हनुमान बेनीवाल के पास भीड़ नहीं है। वो इस मुद्दे पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो भीड़ नहीं आ रही थी। और भीड़ को कैसे पुलिस रोक रही है, इसका जीता जागता सबूत भी देख लीजिए आप। ऐसा क्यों पड़ गए? एसीपी खड़े हैं, अशोक की तवार। ये चोमू से, चाकसू से, नागौर के इलाके से, जहां से भी भीड़ आ रही थी, पुलिस अलग अलग इलाकों में सड़क पर इन्हें रोक रही थी। देखिए, किसी न किसी नेता को किसी न किसी दिन तो बोलना ही पड़ेगा। सचिन पायलट इसी गर्मी में अजमेर से जयपुर तक की यात्रा किए तो कहा गया कि स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। आज भी कहा जा रहा है हनुमान बेनीवाल के ऊपर बीजेपी सरकार ने शिकंजा कस दिया है नागौर में, इसलिए किया जा रहा है। मगर वजह जो भी हो, इंसाफ की मांग तो उठनी चाहिए। सचिन पायलट की मजबूरी हो सकती है कि अगर वो आंदोलन करें तो गोविंद सिंह डोटासरा इसे अनुशासनहीनता करार दें, शिकायत हो जाए और ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री बनने के लिए दूसरे नेताओं को नीचे दबा रहे हैं। और बाकी कांग्रेस के सभी नेता पेपर लीक के आरोपों में अपाद मस्तक, सिर से लेकर पैर तक डूबे हुए हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि अपने लोगों को निशाने पर ले रहे हैं, इसलिए उनकी मजबूरी हो सकती है, मगर हनुमान बेनीवाल की मजबूरी नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री हैं, उनकी मजबूरी हो सकती है कि शिकायत हो जाती है कि भजन लाल शर्मा से वो नाराज रहते हैं और उनकी सरकार गिराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए वो चुप हो गए हैं। मगर हनुमान बेनीवाल की कभी कोई मजबूरी नहीं रही है, इसीलिए इस तरह का दृश्य देखने को मिला आज शहीद स्मारक पर, जहां पर बच्चों में जोश था, लड़कों में जोश था। ये सही बात है कि इन दिनों भर्तियां काफी निकल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं, मगर पुराने पाप का भी हिसाब वो चाहते हैं जो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे कर गए हैं। वो चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर जो भी सच्चाई है वो सामने आए।
हालांकि उन्होंने के बिश्नोई का नाम लिया था और एसओजी के जांच अधिकारी महावीर प्रसाद ने कहा कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है, ये अलग तरह की राजनीति है। मगर इसके बावजूद जो गंभीर आरोप है कि बड़ी संख्या में उस समय के जांच अधिकारी बचा ले गए हैं आरोपियों को, उनकी खोज कौन करेगा, जैसा कि हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं। और जो हम कह रहे थे कि जांच इतनी धीमी क्यों है, वो भी सवाल उठा रहे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब राजस्थान के बेरोजगार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत से इस मामले में पूछताछ हो कि केसरी सिंह कैसे सदस्य बनाए गए। वो चाहते हैं कि पूछताछ हो कि बाबूलाल कटारा कैसे सदस्य बनाए गए। वो चाहते हैं कि पूछताछ हो कि आरपीएससी की जो चेयरमैन बनाए जाते थे वो कैसे बनाए गए। संगीता आर्य मंजू शर्मा की क्या कैटेगरी थी जो वो सदस्य बनाए गए और उन्होंने क्या क्या काम किया है। राजस्थान की बीजेपी सरकार अशोक गहलोत पर अगर शिकंजा नहीं कसती है तो लोगों में नाराजगी बेवजह नहीं है। यह भ्रष्टाचार का ऐसा दलदल है जहां पर आपने मुक्ता राव और पद्मा चौधरी के ज्ञान को परखा है, जाना है, देखा है और गंभीर आरोप उन पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से लेकर हनुमान बेनीवाल तक ने लगाया है। मुझे लग रहा था कि 2018 के इन आरएस के कॉपियों को देखते हुए, इनके ज्ञान को देखते हुए, इनके बोलचाल को देखते हुए भजनलाल सरकार तत्काल 2018 आरएस की परीक्षा में भारी भ्रष्टाचार के जांच के आदेश दे देगी, मगर ये हुआ नहीं। इसलिए लोगों में बेचैनी है। बेचैनी अशोक गहलोत सरकार के काले कारनामों को ढकने को लेकर है, इसलिए बेचैनी है। मगर हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि टल गई सुनवाई तो टल गई, हमारा प्रयास अटल है, हम तो थाने से छूटेंगे और फिर शहीद स्मारक जाएंगे। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ना सही, हनुमान बेनीवाल ही सही, मगर कोई तो इस इंसाफ के लिए लड़ रहा है। अब इसमें देखिए बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि बिश्नोई समाज को लेकर कहा जा रहा है, जाट समाज को लेकर क्यों नहीं कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले आ रहे थे कि राजपूतों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है इसलिए कहा जा रहा था। जाति की परिधि में अपराधियों को कभी नहीं रखना चाहिए, किसी के नहीं होते हैं। गलत काम करने वालों के पीछे स्वार्थी लोग और धूर्त लोग जाति और धर्म के नाम पर खड़े होते हैं, इससे परहेज करना चाहिए। मगर अब यह निर्णायक लड़ाई के स्तर पर आ चुका है। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर जो समस्याएं हैं उसे दूर करनी चाहिए, आरपीएससी का चेयरमैन भी बनाना चाहिए। आज जज साहब को कोई जरूरी काम आ गया, ऐसा कहा गया। हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी थी समीर जैन जज साहब के यहां, वो बाहर चले गए हैं, जिसकी वजह से अब सोमवार को 5 मई को सुनवाई होगी। हालांकि आज ऐसा दिन था कि 2 महीने से बेरोजगार इंतजार कर रहे थे, मगर जुडिशरी को लेकर हम कुछ कह नहीं सकते। उनके जो कामकाज हैं वो आलोचनाओं से अलग रखे गए हैं, इसलिए कि समाज में सम्मान बना रहे। पर मुझे लग रहा है कि अब जल्दी फैसला हो ही जाएगा। लौटते हैं सियासत की तरफ, कांग्रेस और बीजेपी की सियासत। ये भारी भीड़ जो आई थी भीलवाड़ा में, ये सचिन पायलट के लिए आई थी और सचिन पायलट को सुनना चाह रहे थे, मगर पायलट साहब का मन में इस बात की बहुत तकलीफ है और ये भगवान की इच्छा में लगे सर नहीं बुलाए पायलट साहब ने। हेलीकॉप्टर भी हो गया, परमिशन भी आ गई, एयरपोर्ट भी पहुंच गया, लेकिन वहां के बावजूद दिल्ली के अंदर मौसम अगर खराब हो तो वह खराब मौसम के कारण पायलट साहब को हेलीकॉप्टर उड़ने से क्यों। और आज भारी भीड़ मायूस रही, जैसे बेरोजगार मायूस रहे सुनवाई टल जाने से। भारी भीड़ भीलवाड़ा में मायूस रही अपने महबूब नेता से न मिल पाने के लिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर से आना था। और आज जिस तरह की बारिश दिल्ली में हुई है,
ऐसा लग रहा है कि दिल्ली तैरने लगी है और उसी बारिश और मौसम खराब होने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से सचिन पायलट को लौटना पड़ा। और यही धीरज गुजर वहां भीड़ को समझा रहे हैं कि सचिन पायलट को बहुत अफसोस है आज नहीं आने का, क्योंकि मौसम ने दगा दे दिया। पर उन्होंने कहा है कि अब से लेकर 10 तारीख तक का कोई भी दिन तय कर लो, मैं मंदिर में पूजा अर्चना करने आऊंगा। सचिन पायलट कहीं जाते हैं तो लोग इंतजार करते रहते हैं लंबे समय से। ऐसे नेता हैं कि कोई मिलके या बिना मिले लोग उनसे जुड़े रहते हैं और दिल से जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दुख होता है जब ये रूबरू ना हो पाते हैं। पर मौसम पर किसी का जोर नहीं है और सचिन पायलट को आज 4 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लेने जाना था, जहां पर आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट बीच में बातें कर रहे हैं और भूपेश बघेल भी बातें कर रहे हैं। जहां पर मुझे लग रहा है कि भूपेश बघेल जहां के नेता हैं, उनके प्रभारी हैं सचिन पायलट, और ये सारे बड़े नेता यहां पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि अब मिशन मोड में काम कर रही है। राहुल गांधी ज्यादा सक्रिय हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है, मीटिंग ज्यादा हो रही है। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अब तक निगलेक्ट रहा है, वहां पर पूरा फोकस है। जैसे राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा ने शानदार काम करते हुए मंडल तक की नियुक्तियों में तेजी लाए हैं। वो संगठन आपका गांव में सड़कों पर होना चाहिए। और ये जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना का दांव खेला है, जिसे लेकर राहुल गांधी संघर्ष के लंबी दास्तान बना रहे थे, उसे एक झटके में तब छीन लिया है जब उम्मीद नहीं थी। उस पर आगे की रणनीति बनाने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है कि मुद्दा हमारा था, कहीं बीजेपी वाले लेकर नहीं चले जाएं। यही मैं कांग्रेसियों को समझाता हूं तो उन्हें लगता है कि मैं बीजेपी की बातें कर रहा हूं। मैं कांग्रेसियों को समझाता हूं कि मुद्दा तुम्हारा अगर है तो तुम्हारा ही रहना चाहिए। अभी तक 2-3 कांग्रेसी मुझसे उलझ रहे थे कि आप तो कह रहे थे कि मंडल आयोग पीवी नरसिम्हा राव ने लागू किया है, मंडल आयोग की सिफारिश ये तो वीपी सिंह ने लागू किया है। आप समझिए वो कांग्रेस के कर्मठ और अच्छे कार्यकर्ता थे, उन नेताओं की श्रेणी में आते हैं। उन्हें यह नहीं पता है कि मंडल आयोग कब लागू हुआ, प्रधानमंत्री कौन था, तो फिर ये ओबीसी और सामाजिक न्याय की बातें जनता में जाकर क्या करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं जागो प्यारे जागो, तो फिर ये नाराज हो जाते हैं। इसमें सावधानी बरतनी है। मैं इसलिए बार बार कांग्रेसियों को समझाता हूं कि राहुल गांधी तेलंगाना मॉडल को लागू करना चाहते हैं। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो कहते हैं तेलंगाना मॉडल को लागू करने की बात, तो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात करते हैं, वो तो सही है, मगर जो ओबीसी को 5 से लेकर 7 कैटेगरी में बांटने की बात है, जो एसटी को 3 से 4 कैटेगरी में बांटने की बात है, जो एससी को 3 से 4 कैटेगरी में बांटने की बात है, वर्गीकरण के खिलाफ गुस्से से बचना पड़ेगा। इसकी रणनीति भी हाथों हाथ बनानी चाहिए। तेलंगाना में तो ठीक है, कर्नाटका में मैं समझा रहा हूं कि ओबीसी की बड़ी जातियों ने झाम मान दिया है और ये कर्नाटक मॉडल का जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये मुद्दा जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि खाई पी अघाई जातियां अपने ही कैटेगरी में गरीबों को या पिछड़ों को हक देने में परहेज करती है। राहुल गांधी का यह मुद्दा मुझे भी बहुत प्रिय है। मैं भी चाहता हूं कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए और वर्गीकरण हो, मगर इसलिए हो कि कहने को कहो ओबीसी देश में 60% है, ओबीसी देश में 50% है, 70% है, मगर ओबीसी कोई जाति नहीं है। मसलन राजस्थान में माली और गुर्जर एक साथ एक कैंडिडेट को वोट दें, ये जरूरी नहीं है।
राजस्थान में जाट और गुर्जर एक साथ एक व्यक्ति को वोट दें जरूरी नहीं है। मैं तो जयपुर ग्रामीण में देखा कि कुमाऊतों की भारी संख्या है, इसके बावजूद अनिल चोपड़ा को उन्होंने वोट नहीं दिया और राजपूत राव राजेंद्र सिंह को वोट दे दिया। ओबीसी को ही ओबीसी वालों ने वोट नहीं दिया। इसलिए ये जो सरलीकरण करते हैं ना किसी मुद्दे को, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सरलीकरण के दुःस्वप्न में मत जियो। इसके निटी ग्रिटी में जाकर कैसे रूपरेखा बनानी है, जिन्हें फायदा पहुंचना है उन जातियों के नेताओं तक पहुंचो, उन जातियों में नेता पैदा करो, उन्हें बताओ कि हमारी वजह से तुम हाशिए से मुख्य धारा में आ रहे हो, क्योंकि बड़ी जातियां नाराज होगी। इस बात को समझो, कहीं कटेगा तो कहीं जुड़ेगा, उसके हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। मसला यह है, अब पता नहीं आज क्या रणनीति बन पाती है सीडब्ल्यूसी में, मगर ये कांग्रेस की बड़ी बैठक, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा से विपरीत परिस्थितियों में एक अलग रास्ते में जाने में मजा आता है। जैसे पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ करने की तैयारियों के बीच जातीय जनगणना लेकर आए, ठीक उसी तरह से उनकी नजर केरल के चुनाव पर भी है। और आज जब केरल पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए शशि थरूर रात को ही पहुंच गए थे। केरल जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। अब कांग्रेस में जिस दिन से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा, कांग्रेसियों ने अस्पृश्य करार दिया। छुआछूत तो कांग्रेसियों में इतना है कि कभी कभी मैं कहता हूं कि सच्ची हिंदूवादी पार्टी यही है। हिंदू जन्म से ही हो सकता, कोई शामिल नहीं हो सकता, ये कांग्रेस में है। कांग्रेसी तुरंत फैसला करते हैं ये मूल कांग्रेसी है और ये बाहर से आया कांग्रेसी है। तो जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ लोकतंत्र के नाम पर चुनाव लड़ा, ये हाशिए पर चले गए। इतना अच्छा वक्त था, कोई लोकसभा में मौका नहीं देता बोलने का, नहीं कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेजे जाते हैं। हाशिए पर पड़े पड़े बीजेपी शिकार खोजती है कौन सा बेहतर नेता कैसे कहां हाशिए पर पड़ा हुआ है। जैसे हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह और कैप्टन अभिमन्यु जैसे नेताओं को खोजा था, उसी तरह से केरल में ये जहां नहीं होते हैं वहां पर नेता को आयात करके ले आते हैं और फिर अपना जनाधार खड़ा करते हैं। पूरे देश में इनका यही मॉडल है बीजेपी का। और कांग्रेस अपने घर को दुरुस्त कर नहीं पाती है। जब आज तक ये अशोक गहलोत, सचिन पायलट को बैठाकर बात नहीं करवा पाए तो फिर क्या करेंगे। मगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो वायरल हो रखा है कि पूरे स्टेज पर सबसे ज्यादा समय तक शशि थरूर से बात करते हुए नजर आए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्लफ्रेंड और सैंडल की बात हिमाचल के चुनाव में की थी शशि थरूर के लिए, मगर अब वो अपने हो गए, हाथ जोड़ते हुए आते हैं और इन्हीं से हाथ मिलाते हैं और आते वक्त भी इन्हीं से बात करते हैं। मौका क्या था पता आपको? मौका था गौतम अडानी जी का के बंदरगाह का उद्घाटन का, और यहां पर केरल के कॉमरेड मुख्यमंत्री भी बैठे थे और कांग्रेस के शशि थरूर भी बैठे थे। किसके प्रोग्राम में? गौतम अडानी के बंदरगाह के प्रोग्राम में। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजा ही लेंगे ही। उन्होंने कहा कि आज संदेश चला गया, इंडी अलायंस के सबसे बड़े जो नेताओं में शामिल केरल के मुख्यमंत्री भी बैठे हैं और शशि थरूर कांग्रेस के बैठे हैं और कार्यक्रम अडानी जी का है। बिजनेस करने के लिए ये अडानी से परहेज नहीं करते हो, मगर हमला कर लेते हो अडानी पर, फिर वहीं पर धार कुंद हो जाती है। पर सियासत है, ये सब चलते रहता है। बीजेपी अपने विधायकों को प्रशिक्षण दिलवाने के लिए गुजरात लेकर जा रही है। अब प्रशिक्षण से क्या निकलता है पता नहीं, क्या पता अंदर का कुछ गुब्बार भी कम हो, क्योंकि कहा जा रहा है गुब्बार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चैन की बंसी बजा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक तरीके से कोई संकट उन पर नहीं है, लिहाजा खुलकर अपना काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे को
सुलझाकर कम से कम आम आदमी का मुख्यमंत्री बन सकें। बने या ना बने ये तो जनता तय करती है। पर ये बीजेपी के विधायक है, अंता विधानसभा 12 में है, ये कोई संकटग्रस्त विधानसभा हो गई है क्या? कल ही हमने देखा था कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारने वाले प्रमोद जैन भाया की गिरफ्तारी पर और उनकी एफआईआर रद्द करने के एप्लीकेशन पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि मामला चलता रहेगा और गिरफ्तार भी हो सकते हैं। और आज तो वहां के जो बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने प्रमोद जैन भाया को हराया है, कंवर लाल मीणा, उन्हें सरेंडर करने के लिए कह दिया 20 साल पुराने मामले में, जहां पर पिस्तौल रखने का आरोप है कनपटी पर। निचली अदालत ने 3 साल का सजा दिया था और ये सजा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। अब जब ये सरेंडर कर सकते हैं कंवर लाल मीणा, तो फिर भजन लाल शर्मा की सरकार प्रमोद जैन भाया को अरेस्ट भी कर सकती है। क्या अंता में उपचुनाव भी होंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है कंवर लाल मीणा को तो पता नहीं, क्योंकि अंता की सियासत एक अलग ही दिशा में चल रही है। आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मामला किधर जाता है। अब सरकार को फैसला लेना है पूरे मसले पर और चीजें कोर्ट से तय होनी है। पर दूसरी तरफ आज दुख भरा दिन भी है। दुख भरा दिन इसलिए है कि गिरिजा व्यास जी, जो कांग्रेस की कद्दावर नेता थीं और एक दौर में जब महिलाएं राजनीति में कम आती थीं, पढ़ी लिखी महिलाओं में शामिल गिरिजा व्यास थीं, आज पंचतत्व में विलीन हो गई। पूजा करते वक्त वो आग में झुलस गई थी, जहां पर अहमदाबाद में उनका इलाज चल रहा था। आज इस दुनिया को छोड़कर वो कल चली गई थी और आज उनका अंतिम संस्कार हो गया। स्मृतियां शेष बच गई हैं, जहां पर अशोक गहलोत भी गए थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी गए थे। सचिन पायलट ने भी लिखा कि राजनीति में इन्हीं के हाथों मेरा प्रवेश हुआ था। मुझे आज भी याद है, किसी अमरूदों के बाग में सचिन पायलट की राजनीतिक पारी शुरू हुई थी, तब गिरिजा व्यास इनके साथ खड़ी थी। गिरिजा व्यास जब प्रदेश अध्यक्ष थी कांग्रेस की, तब मैं राजस्थान में आया था पत्रकारिता शुरू करने के लिए ईटीवी में, इनाडू टीवी में, और मैं अक्सर उनसे मिलते रहता था। हालांकि उस समय अशोक गहलोत और गिरिजा व्यास में इतना ज़्यादा 36 का आंकड़ा था कि पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अलग दिशा में काम करती थी और सरकार अलग दिशा में काम करती थी, मगर गांधी परिवार के वो विश्वास पात्र रहीं। यहाँ पर राजनीति में अशोक गहलोत उन्हें नहीं जमने दिया, तो फिर वो दिल्ली चली गई। दिल्ली में जाके मंत्री बनी, फिर महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। उनकी स्मृतियां शेष रहेगी। ऐसी पढ़ी लिखी कहानी कविताएं लिखने वाली महिलाएं कम बची हैं राजनीति में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।